हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अची में। हम समाजशास्त्र में जो सामाजिक प्रक्रियाएं सोशल प्रोसेस टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसकी विशेषताएं देखेंगे, प्रकार सामाजिक प्रक्रिया में क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती है सामाजिक प्रक्रिया। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सामाजिक प्रक्रिया जो कि समाज में रहते हुए व्यक्ति जो कार्य करते हैं आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जब कोई सामाजिक क्रिया होती है उसकी जब अंतःक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस है उसी को हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। लेस्ली कहते हैं कि जो बार बार दोहराई जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया है उसको हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। जो बार बार दोहराई जाती है, जो अंतःक्रियाएं जो बार बार दोहराई जाती हैं उसको सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। समाज में जब कोई सामाजिक क्रिया होती है, जिस एक्शन का कोई मतलब होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, ऐसी क्रिया जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या समूह के साथ अंतःक्रिया होती है, उसका क्रिया का जो उस क्रिया का कारण है उसके कारण जो परिणाम निकल के आता है, तो वो जो अंतःक्रिया हो रही है वही जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू चलता रहता है, उसको हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। गिलिन एंड गिलिन ने कहा है कि जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके दो पक्ष बताए हैं उन्होंने। एक संरचनात्मक पक्ष बताया है और दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष। एक जो है वो स्ट्रक्चरल पक्ष है, एक फंक्शनल एस्पेक्ट है उसका। गिलिन ने कहा है कि जो सामाजिक प्रक्रिया है जो उसका संरचनात्मक पक्ष है, तो वो क्या है, जो समाज की जो संरचना वो कैसे बनती है। परिवार, जाति व्यवस्था आदि, ये सब क्या है, समाज की ये संरचना है। और जो इसके जो फंक्शनल जो इसके कार्य हैं, परिवार के, जाति व्यवस्था के, जो भी समाज में जो समाज की संरचना है उसके जो कार्य होते हैं, उन कार्यों का जो परिणाम होता है, जो एक्शन के रूप में दिखता है, वो क्या है, प्रकार्य, वो उसके प्रकार्यात्मक पक्ष है उसका। सामाजिक प्रक्रियाओं की विशेषताएं। सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएं देखेंगे। क्या सामाजिक प्रक्रिया जो है उसमें विभिन्न घटनाओं के क्रम को दर्शाती है। जो सामाजिक प्रक्रिया होती है उसमें जब कोई अंतःक्रिया होती है तो उसके अलग अलग घटनाओं का क्रम दर्शाती है। उस क्रिया के बाद फिर ये क्रिया हुई, कंटिन्यू जो चलती है, उन घटनाओं के क्रम को दर्शाती है। और कोई भी अगर समाज में कोई घटना घट रही है तो हर कोई घटना को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो घटना एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए। अगर कोई घटना घट रही है तो इसका संबंध इस घटना से होना चाहिए। अगर ये घटना घटी है तो इसके कारण ये घटना घटी, इसके कारण ये घटना घटी, ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। अगर समाज में कोई घटना घट गई तो उसका कोई भी है अर्थपूर्ण, लेकिन उसका कंटिन्यू कोई प्रोसेस नहीं है, तो उसको हम सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया वो है जो एक क्रमवार चलती है। सेकंड है, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं में निरंतरता पाई जाती है। जो सामाजिक क्रिया है उसके अंदर जो घटनाएं होती हैं, जो अभी मैंने समझाया, जो घटनाएं घटती हैं तो वो कंटिन्यू होती रहती हैं। जो कारण होता है उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसके कारण, उसके बेसिस पे आगे उस घटना का रूप बन जाता है, फिर आगे उस घटना का रूप बन जाता है। तो ये एक सामाजिक प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया में अंतःक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो घटनाएं बार बार घट रही हैं, मतलब उस घटना के कारण दूसरी घटना जब हो रही है तो वो कैसे हो रही है, वो अंतःक्रिया के कारण हो रही है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति एक्शन ले रहा है तो उसका जब उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे वो ग्रुप हो या फिर संस्था हो, अगर उसका रिएक्शन आ रहा है, उसकी इंटरेक्शन हो रही है, तो ही वो अंतःक्रिया हो रही है।
और इसी तरह से जब यही प्रोसेस आगे चलता जा रहा है, वो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। इनमें पुनरावृत्ति होती है, बार बार अंतःक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया में विभिन्न घटनाओं में संबंध होता है। अब जो घटना यहाँ पे घटी है तो इन घटनाओं के बीच में संबंध पाया जा रहा है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये घटना कंटिन्यू, एक निरंतर प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, तो इसके बीच में संबंध पाया जाता है। ठीक है। और यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रक्रिया, जो कि गतिशील है, जो निरंतर प्रक्रिया गतिमान होती रहती है। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार, जो सामाजिक प्रक्रिया है, गिलिन और गिलिन ने ये सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार दिए हैं। गिलिन और गिलिन ने, गिलिन एंड गिलिन ने। ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, ये किसने बताई हैं? गिलिन और गिलिन ने। 3 तरह की होती है। एक तो होती है कि जो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया होती है, सामान्य, जो अभी हमने बात की कि जो हम इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, जो व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया होती है या समूहों के बीच में अंतःक्रिया होती है। जैसे एक क्लास में जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, उसी को हम अंतःक्रिया कहते हैं। जो अंतःक्रिया, सामान्य अंतःक्रिया हो रही है, उसमें जो हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है। और दूसरा है सहयोगी प्रक्रियाएं, एसोसिएटिव। ये उन्होंने कहा कि जो दूसरी है एसोसिएटिव, और ये है डिसएसोसिएटिव। सहयोगी प्रक्रियाएं होती, सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हैं वो हैं सहयोग, समायोजन, अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, एकीकरण। एकीकरण, ये जो प्रक्रिया हैं, उन्होंने कहा कि जो समाज में प्रक्रियाएं होती हैं, सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक तो सामान्य प्रक्रिया होती है जो अंतःक्रिया होती है। जो सहयोगी होती हैं वो समाज में सहयोग पैदा करती हैं, समाज को घनिष्ठ संबंध में बनाए रखती है, समाज को गठजोड़, मतलब एक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए एक जो प्रयास किया जाता है लोगों के द्वारा, जो किसी लक्ष्य को पूरा करना है, तो वो समूह मिलकर जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वो क्रियाएं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो समाज को जोड़ के रखती हैं। तो ऐसी सहयोगी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जो समाज में असहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं, जो समाज में विघटन की स्थिति पैदा करती हैं, वो असहयोगी प्रक्रियाएं। अभी हम देख लेते हैं जो सहयोगी प्रक्रिया है, इसमें इसके प्रकार बताए हैं सहयोगी प्रक्रिया के। सहयोग, जो सहयोग है वो मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अंतःक्रिया का ही एक स्वरूप है। सहयोगी अंतःक्रियाएं जब होती है तो सहयोग, एक दूसरे का सहयोग हो रहा है, तो वो उसी का ही स्वरूप दिखाई देता है। और वो किसी निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए जब संगठित होकर सामाजिक रूप से एक लंबे समय से कोई प्रयास कर रहे हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए इकट्ठे मिलकर, तो उसको हम सहयोग कहते हैं। और उनमें बी फीलिंग की भावना होती है, और ये सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। जो सहयोग के प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। मैकाइवर एंड पेज ने सहयोग का प्रकार बताया है कि सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग होता है, डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है। दूसरा इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग में, प्रत्यक्ष सहयोग ऐसे कि जो डायरेक्ट उसको सहयोग किया जाता है। जब चुनाव में जो प्रत्याशी उतारा जाता है, चुनाव जब जिस प्रत्याशी को उस मिलकर, सभी मिलकर जो हेल्प करते हैं उसकी चुनाव में, उसको जिताने के लिए, जो उसको डायरेक्ट कोऑपरेशन कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष उसको सहयोग दे रहे हैं, उसको डायरेक्ट सहयोग कहते हैं, डायरेक्ट कोऑपरेशन प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग में होता है उद्देश्य समान होता है, उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन उसको जो उस उद्देश्य को पाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। उद्देश्य एक ही है, कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई कार बनाने, कंपनी कार बनाती है,
गाड़ी बनाती हैं, तो उस गाड़ी को बनाने के लिए उनका उद्देश्य क्या है, एक है, लेकिन उसको बनाने के लिए जैसे कोई टायर बना रहा है, कोई वर्कर टायर बनाते हैं, कोई इंजन बनाता है, अलग अलग पार्ट बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग चीज़ में है, अलग अलग चीज़ को बनाते हैं, लेकिन अलग अलग पुर्जे बना के वो उनका बनाना वो एक कार ही चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं। अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य को करके एक ही उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। मतलब उनका जो मकसद है वो गाड़ी बनाना है, कार बनाना है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष सहयोग। मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि सहयोग दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। A.W. ग्रीन ने कहा है कि सहयोग जो है वो 3 तरह का होता है। प्राथमिक जो कि प्राइमरी कोऑपरेशन है, द्वितीयक सेकेंडरी कोऑपरेशन, तृतीय टर्शरी कोऑपरेशन। A.W. ग्रीन कहते हैं जो प्राथमिक सहयोग है उसमें आ जाता है जैसे परिवार, पड़ोस, इनके साथ जो हम सहयोग करते हैं इनके बीच में एक समीपता पाई जाती है। ये एक अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक सहयोग होता है। अनौपचारिक मतलब अपनी मर्जी से किया गया सहयोग होता है और उनमें समीपता होती है, उनमें भी फीलिंग की भावना होती है। ये प्राइमरी सहयोग होता है जो हमने समीपता वालों के साथ सहयोग करते हैं। सेकेंडरी सहयोग वो सहयोग है जब हम अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया सहयोग को द्वितीयक सहयोग कहते हैं। जैसे राजनीतिक दल जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद, उनका स्वार्थ पूरा होने के बाद वो जब तक कोऑपरेशन करते, जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता तो फिर वो दोबारा से सत्ता में आते हैं, या फिर दूसरा दल, अगर उन्होंने दल बदल करना है तो वो जिस दल में है तो वहाँ पे कोऑपरेशन लेते हैं। फिर जब वो दूसरे दल में चले जाते हैं तो भी वो कोऑपरेशन लेते हैं। तो उनको जो लोग उनको कोऑपरेशन करते हैं वो सेकेंडरी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आर्थिक संघ होते हैं, शिक्षण संस्थान, यहाँ पे एजुकेशन ली जाती है, तो वहाँ एजुकेशन लेने जा रहा है वो सेकेंडरी कोऑपरेशन है, क्योंकि वहाँ पे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वहाँ एजुकेशन शिक्षण संस्थानों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, औपचारिक। ये जो द्वितीयक सेकेंडरी कोऑपरेशन है ये क्या है, औपचारिक। ये अनौपचारिक है प्राथमिक सहयोग, और ये क्या है, औपचारिक। औपचारिक। और आगे है तृतीय सहयोग। तृतीय सहयोग में जब आपस में जब कोई विवाद हो रहा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, संघर्ष करते करते व्यक्ति या समूह थक गया है, उस संघर्ष को वो और ज़्यादा नहीं चलाना चाहते, तो वो आपस में समझौता कर लेते हैं। किसी बात पे आके वो सहमत हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। इस तरह के सहयोग को कहा जाता है तृतीयक सहयोग, टर्शरी कोऑपरेशन। आगमन निम्नकॉफ इन्होंने 3 तरह के सहयोग बताए हैं। पहला है सामान्य सहयोग, कॉमन कोऑपरेशन। दूसरा है फ्रेंडली, और तीसरा है डिफरेंशिएट सहयोग, विभेदीकृत सहयोग, डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन। जो कॉमन सहयोग है वो जो सामान्य सहयोग है, इसमें क्या है कि जो धार्मिक सांस्कृतिक संस्कार या उत्सव, कोई कुछ प्रोग्राम होता है या कोई उत्सव होता है, उसमें जो हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, धार्मिक कार्यों में या फिर सांस्कृतिक कार्यों में, ऐसा जो सहयोग होता है उसको हम सामान्य सहयोग कहते हैं। जब हम अपनी मर्जी से सहयोग करते हैं, उन उत्सव में शामिल होते हैं तो सहयोग करते हैं। मित्रवत सहयोग तब होता है जब कोई किसी मनोरंजन के लिए, जब हम अपने फ्रेंड का साथ देते हैं, मित्र का साथ देते हैं, जैसे नाचने के लिए, साथ में गाना गाना, साथ साथ मिलके गाना गाना और नाचना, नृत्य करना, नाचना साथी के साथ मिलकर, तो ये क्या है, मनोरंजन के लिए हो रहा है। ये क्या है, मित्रवत सहयोग। विभेदीकृत सहयोग वो सहयोग है जब कोई ऐसा हेल्पिंग करना, सहायता करना, हेल्पिंग, ये ऐसा सहयोग है कि जब कोई
जैसे कोई रेल दुर्घटना हो गई, रेल दुर्घटना या बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना या फिर बस दुर्घटना जब हो जाती है, तब वो लोगों के द्वारा जब सहयोग किया जाता है, निस्वार्थपूर्ण उनकी हेल्प करते हैं, उनको वहाँ से जो उनको हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प करते हैं, उसको विभेदीकृत सहयोग कहा जाता है। ये आगवन लेमकाफ ने कहा है कि इस सहयोग 3 तरह का होता है: सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग, विभेदीकृत सहयोग। आगे है व्यवस्थापन, अकोमोडेशन। हम सहयोग के बारे में पढ़ रहे थे। जो सहयोग हैं उसमें जो 3 तरह के हमने गिलिन ने बताया कि जो सहयोगी प्रक्रियाएं हैं उसमें हमने सहयोग के बारे में पढ़ा। अब ये समायोजन, व्यवस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या है कि जो जब कोई संघर्ष की स्थिति होती है उसमें जब समझौता या सुलह करवा दी जाती है, जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, वो स्थिति और ख़राब ना हो जाए, विघटन ना हो जाए, तो उसमें जब सुलह हो जाती है तो उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। गिलिन ने कहा है कि ये जो व्यवस्थापन की जो स्थिति है अकोमोडेशन की, वो होती है सम परिस्थिति व्यवस्थापन। दूसरा है उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन, अकोमोडेशन। ये चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की होती है। समनर ने तो ये कहा है कि ये जो समनर है, समनर ने अकोमोडेशन के लिए कहा है कि ये एक विरोधी सहयोग है। इसको विरोधी सहयोग कहा है। इसको आप नोट डाउन कर लें, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। समनर इनको विरोधी सहयोग कहते हैं, अकोमोडेशन को। जो समपरिस्थिति व्यवस्थापन है, ये एक ऐसा अकोमोडेशन है, ऐसा समूह होता है जब 2 समान परिस्थिति वाले, दोनों की स्थिति समान होती है, परिस्थिति समान होती है, उनके बीच में जब समझौता करवा दिया जाता है। जैसे कि पति पत्नी के बीच में विवाद है, उस झगड़े को जब ख़त्म कर दिया जाता है, उनके बीच में सुलह हो जाती है, तो उस जो समान परिस्थिति की हैं उसको समपरिस्थिति व्यवस्थापन कहते हैं, कोऑर्डिनेट अकोमोडेशन। उच्च निम्न परिस्थिति में है कि जो जैसे मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग, उन दोनों के बीच में जब विवाद होता है तो उच्च निम्न की परिस्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि जो निम्न वर्ग है उनके ऊपर शर्तें थोपी जाती हैं उच्च परिस्थिति वाले से। उच्च परिस्थिति वाले जब निम्न परिस्थिति वाले के ऊपर कुछ शर्तें थोपते हैं तो उसको मानने के लिए वो मजबूर होते हैं। उनके बीच में जब सुलह हो जाती है, सुलह शर्तों के आधार पे होती है। उच्च परिस्थिति वाले निम्न परिस्थिति वालों के ऊपर कुछ शर्तें थोपते हैं, शर्तें मानकर वो व्यवस्थापन होता है, सुलह होती है। आगे लेस्ली कहते हैं कि ये जो व्यवस्थापन है, अकोमोडेशन है, ये 5 तरह का है। इन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं। पहला है विराम संधि, ट्रूस। सेकंड है समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। तीसरा मध्यस्थता करने वाला, आर्बिट्रेशन। फोर्थ है सर्वोपरि व्यवस्था, सुपर ऑर्डिनेट अरेंजमेंट। 5 है बर्दाश्त, टॉलरेंस। लेस्ली ने 5 तरह के व्यवस्थापन बताए हैं। आगे हम मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन सुलह करने के जो व्यवस्थापन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है बल प्रयोग, कोएजन, जिसमें कि व्यक्ति या समूह को मजबूर किया जाता है कि वो सुलह कर लें, अकोमोडेशन कर लें। इसमें मजबूर किया जाता है, बल का प्रयोग करके उनको मजबूर कर दिया जाता है। दूसरा है समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। इसमें सुलह, कॉम्प्रोमाइज़ करके सुलह हो जाती है, वो पार्टियां आपस में मान जाती हैं, उस बात के लिए सहमत हो जाती हैं। तीसरा है आर्बिट्रेशन। इसमें क्या है कि जो सुलह करवाता है, जो व्यक्ति 2 व्यक्तियों के बीच में या समूह के बीच में, जो 2 राष्ट्रों के बीच में जो सुलह करवाता है उसको आर्बिट्रेशन कहा जाता है, मध्यस्थ करने वाला। सहनशीलता, टॉलरेशन,
सहन करने को तैयार हो जाता है। जब व्यक्ति या समूह सहन करने, दूसरी जो समूह है, विरोधी समूह है, उसकी जो हरकतें हैं, जो भी है, उसको वो सहन करने को तैयार हो जाता है। मत या विचार परिवर्तन, मत या विचार परिवर्तन में दूसरा पक्ष उसको अपने साथ मिला लेता है, वो दूसरे पक्ष के साथ मिल जाता है, तो वो अपना मत बदल लेता है। वो मान लेता है कि उसकी गलती है, वो अपनी गलती मान के वो उनकी कि वो दूसरा पक्ष जो है, वो जो विरोधी पक्ष है वो सही है, वो अपने आप को गलत ठहरा कर दूसरे पक्ष के साथ मिल जाता है, अपना विचार परिवर्तन कर देता है। जैसे कि धर्म परिवर्तन, राजनीतिक जब विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो वो मत या विचार परिवर्तन कहा जाता है, उसको कन्वर्जन हो जाता है उनका। उदात्तीकरण, सिब्लिमेशन, जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल हो जाता है, जिसमें सब्लिमेशन, जब व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो दूसरी तरफ वो उतना प्रयास करता है कि वो सफल हो जाता है, तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, उदात्तीकरण। एक तरफ से वो हार खा गया है, असफल हो गया, अब उसने पूरा जोर दूसरी तरफ लगा लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया, उसने समझौता कर लिया। इस तरह से जो उसको चाहिए था वो नहीं प्राप्त कर सका, उसने अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगा दी, जिसको पाना चाहता था वो नहीं पा पाया, इसको छोड़ के उसने एनर्जी अपनी इधर लगा दी, इसमें वो सफलता हासिल कर लिया, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, जब व्यक्ति अपनी सफाई देता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो अपनी सफाई देता है कि उसने जो किया वो सही किया, वो सही है, अपने आप को सही ठहराता है, युक्तिकरण करता है, रैशनलाइजेशन, जुक्तियाँ देता है। ठीक है, ये है मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन, व्यवस्थापन के। सहयोगी प्रक्रिया का नंबर पॉइंट जो 3 पॉइंट है, आत्मसातीकरण, असिमिलेशन। असिमिलेशन व्यक्ति या समूह जिसमें वे रहते हैं, उस समूह के जो मूल्य होते हैं, उनके विचार या जीवन यापन के जो तरीके होते हैं, उसको वो अपने में ही आत्मसात कर लेते हैं। जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के साथ वो रहते हैं, ये इस ग्रुप के साथ जब रहते हैं तो इनके जो विचार या मूल्य हैं, इसको भी इसने अपना लिया है, तो इसके जो खुद के जो विचार मूल्य हैं वो दिखाई नहीं देते, वो इनके जैसा ही लगता है, तो अपने में ही समा लिया है, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे नीला प्लस पीला, ये दोनों कलरों को मिला के जब हरा रंग बनता है, तो क्या होता है कि नीला और पीला कहीं नहीं दिखाई देता, हरा रंग ही दिखाई देता है। ऐसे है असिमिलेशन, ये दोनों ही मर्ज हो जाते हैं, दोनों की संस्कृतियाँ होती हैं, पर ये मर्ज इस तरह से हो जाते हैं कि उसका खुद का अस्तित्व नहीं दिखाई देता, वो उसी में ही मर्ज हो जाता है। स्टोनक्विस्ट ने कहा है कि इसको, ये जो संस्कृति, ये ए बी, इसकी संस्कृति जो है, इसने इसकी संस्कृति को अपना लिया और अपनी संस्कृति भी इसके पास है, अब ये वाला आदमी बन गया है, तो इसको उन्होंने मार्जिनल मैन कहा है, मार्जिनल मैन, सीमांत मानव कहा है। स्टोनक्विस्ट ने मार्जिनल मैन कहा है कि ये जो व्यक्ति है, अब ये ऐसा बन गया है, इसने अपने इसके विचार जो मूल्य हैं वो भी इसके पास हैं, इसकी भी संस्कृति और विचार मूल्य को उसने अपना लिया है, तो अब वो इस तरह का हो गया, तो इसको मार्जिनल मैन कहा है। मर्टन ने इसको संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य से देखा है, उन्होंने भी मार्जिनल मैन और मार्जिनल कम्युनिटी के, इसी को मार्जिनल मैन और मार्जिनल कम्युनिटी का नाम दिया है। नेक्स्ट है सहयोगी प्रक्रिया का अगला पॉइंट है, 4th पॉइंट है इंटीग्रेशन, एकीकरण। एकीकरण ऐसा है कि जब सभी जो इकाइयां हैं, अलग अलग इकाइयों में किसी एक लक्ष्य
लक्ष्य को लेकर एकता पाई जाती है तो उसको एकीकरण कहते हैं। जैसे जो भारत समाज है उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है, बहुत सारी विविधता के होते हुए भी उनमें एकीकरण है। ये इनका लक्ष्य एक है, समाज में एकता का लक्ष्य है। तो इसमें धर्म है, परिवार है, शिक्षा संस्थान है, अर्थव्यवस्था है, ये सभी इकाइयाँ अपना अपना कार्य करती हैं। इन सभी का जो लक्ष्य है वो एकता है, तो इसको हम कहते हैं एकीकरण। ये भी समाज में सहयोगी प्रक्रिया है। इस तरह से अभी हमने देखा समाज में जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सामाजिक सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं और असहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं। आज हमने सहयोगी प्रक्रिया के बारे में समझा कि सहयोगी प्रक्रिया क्या है और उसके प्रकारों को देखा कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। सहयोगी प्रक्रिया के आज हमने प्रकार देखे हैं। तो आगे का जो असहयोगी प्रक्रिया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।